So, hi everyone, this is Shrestha and I welcome you all in our lovely platform PW IIT JAM and CSIR NET। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज सर लेके आए हैं सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर बार हर एग्जामिनेशन में किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ बच्चों, और उस टॉपिक का नाम है आइसोलोबल एनोलॉजी। आज हम बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में समझेंगे आइसोलोबल एनोलॉजी टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे केसेस पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। तो आज हमारा टारगेट, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर आइसोलोबल एनोलॉजी होती क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट्स के बारे में। इसमें एक टर्म आएगा फ्रेगमेंट, मैं भी डिस्क्राइब करूंगा फ्रेगमेंट क्या होता है और किस किस टाइप के फ्रेगमेंट्स हमारे पास होते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट केसेस इन्वॉल्व। हाँ बच्चों, आइसोलोबल एनोलॉजी में अलग अलग टाइप के केसेस बनेंगे। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। मेनली यहां 3 टाइप के केसेस पढ़ने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन में किसी ना किसी फॉर्म में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी हम लोग ये क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैंने लिख रखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले तुम अभी तक थोड़ा सा आइडिया लगा चुके होगे कि आइसोलोबल एनोलॉजी, आइसो वर्ड आ रहा है, आइसो का मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है। हाँ, तो आइसोलोबल एनोलॉजी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं ना तो ये डेफिनेशन ऐसे होगी, स्पीशीज which are having same। हाँ, पहले मैं यहां तक लिख देता हूं और यहां पे रुक जाता हूं। वो स्पीशीज जिसमें कुछ कुछ चीजें सेम होने वाली हैं, और वो चीज सबसे पहले क्या होने वाली है? नंबर 1 फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, एफएमओ क्या होते हैं? तो बच्चों आपको पता है एफएमओ हमारे क्या होते हैं? एफएमओ हमारे होते हैं होमो एंड लूमो। क्या? लूमो। और हमको पता है होमो का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, लूमो का मतलब क्या होता है? हमें पता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। जिन स्पीशीज में हमारे होमो और लूमो सेम होंगे वो हमारे क्या होंगे? आइसोलोबल होंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या होगी? वो स्पीशीज जिनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी हो। सेम एनर्जी का मतलब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी हो। ठीक है, अभी देखो धीमे धीमे समझते जाओगे ना तो सब चीजें बिल्कुल इजी हो जाएंगी। अभी जो मैं लिखता जा रहा हूं इसको नोट करते जाओ समझ समझ के। ठीक, फिर जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा? ऑलमोस्ट हैविंग सेम सिमेट्री। सेम सिमेट्री, सिमेट्री भी सेम हो सकती है, तब भी होगा क्या? वो आइसोलोबल होंगे। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट क्या आता है? लास्ट पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। अच्छा भाई, देखो ऊपर के जो 3 पॉइंट है ना इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो सर लिखा क्यों आपने? क्योंकि भाई बेसिस यही है, क्योंकि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो हमको पता होना चाहिए पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें। बट हम लोग का सेम टाइम में फोकस क्या है? हमारे जो जो एग्जाम है, चाहे वो IIT जैम का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, CSIR नेट का एग्जाम है, CUET PG का एग्जाम है, या किसी भी यूनिवर्सिटी का नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन कैसे आता है, हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा पढ़ना होता है।
तो ये मैंने पूरे 4 पॉइंट लिखे कि जो आइसोलोबल स्पीशीज होती है बच्चों, उनकी जो डेफिनेशन आती है इन 4 पॉइंट्स के बेसिस में आती है। बट क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमारी अप्रोच बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट पॉइंट ही काफी है। अच्छा, आपको पता है होमोलूमो क्या होते हैं, ठीक है, आपको पता है सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स भी आप देख लोगे, आई नो, फिर उसके बाद आप सेम सिमेट्री भी देख लोगे, ठीक है। बट क्या है, सबसे इजीएस्ट मेथड क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। इसी का दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या आ जाता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या होता है, इसी का दूसरा कॉन्सिक्वेंस, अगर देखो कहने की बात यह है, अगर मैं यहां पे अपना CH4 मॉलिक्यूल लूं, CH4 मॉलिक्यूल लूं, तो इसमें मैं क्या देखूंगा, इसमें मैं ये देखूंगा कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। इसने 4 बॉन्ड और बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या हो गया, ये एक स्टेबल स्पीशीज हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कहने का कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, जैसे सपोज करना CH3 प्लस H ऐसे करके लिखा होता, तो इसमें टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें टोटल 3 बॉन्ड बन रहे हैं। 3 का मतलब क्या, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे पहले पास, और क्या है, इसके पास 3 लिए इससे, तो टोटल कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है किसमें, बॉन्डिंग में, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। ये बात चीजें क्लियर हो गई, चलो ये बात हमें क्लियर हो गई। अब अगर हमें क्या करना है, अगर हमें आगे चल के अभी पढ़ना है, हमारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना है, तो उसमें हम इस पॉइंट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन काउंट कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड काउंट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसोलोबल एनोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में, अभी देखो अभी ये स्टार्ट है, इसलिए तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझते जाओ, सब चीजें 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या है, स्पीशीज विच आर हैविंग सेम दीज थिंग्स। अब मैं स्पीशीज को एक दूसरा वर्ड नाम देता हूं, स्पीशीज का दूसरा नाम हो सकता है यहां पे क्या, फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स, हाँ बच्चों फ्रेगमेंट्स हो सकता है। अब फ्रेगमेंट्स किस टाइप के हो सकते हैं, आइए उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं यहां क्या लिख दूं, टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट लिखा है, ठीक। जब मैंने यहां टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट लिखा, तो इसमें मैं लिख देता हूं 2 तरीके के फ्रेगमेंट। देखो अभी चीजें सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, एक टाइप का ये फ्रेगमेंट, दूसरे टाइप का ये फ्रेगमेंट, ठीक है। पहला फ्रेगमेंट क्या होगा, पहले फ्रेगमेंट्स होंगे सिमेट्रिक फ्रेगमेंट्स, सिमेट्रिक फ्रेगमेंट्स, और दूसरे क्या होंगे, एसिमेट्रिक। अभी देखो सब क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2 टाइप के हमारे पास फ्रेगमेंट्स होंगे, क्या, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ठीक है। जो सिमेट्रिक टाइप के होंगे मतलब इक्वली डिवाइडेड का मतलब देखो अभी एग्जांपल दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अनइक्वली डिवाइडेड, अनइक्वली डिवाइडेड, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ रही है। अब इक्वली एंड अनइक्वली डिवाइडेड जो है ना, वो हम समझेंगे एग्जाम्पल के बेसिस में। कैसे, देखो अगर मैं एग्जाम्पल लूं किसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन का मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका क्लीवेज कराता हूं। क्लीवेज मैंने क्या किया, इस बॉन्ड का क्लीवेज कराया। जब मैंने इस बॉन्ड का क्लीवेज कराया तो देखो हमारे पास क्या क्या फ्रेगमेंट्स मिले, हमें मिला CH3, और ये जो ये बॉन्ड था ना भाई, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था। देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 3 यहां से और 1 ये वाला, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तभी तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी, है ना। तो यहां पे क्या हमारे पास CH3 और 1 ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक, ये हमें समझ में आ गया।
यहां पे भी ऐसा हुआ, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आया बॉन्ड से और कार्बन और CH3 आ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन तुम काउंट कर लो। जब तुम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो देखो क्या आएगा, 4 5 6 7 8, है ना। कितने आ रहा है, 4 5 6 7 और 8। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा बट यहां पे कितने, देखो यहां पे क्या लिखा है, ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। तो अभी बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे उसको सिर्फ काउंट करना है हमें। तो जब हम उसको काउंट करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 + 3 कितना आया, 7 आया, 7 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक, हमें समझ में आ गया। यहां पे क्या है, यहां पे भी वही आ रहा है, यहां पे भी वही आ रहा है, 4 + 3 = क्या, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम क्या करते हैं, ये तो मैंने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, इथेन का। अगर मैं कुछ थोड़ा सा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज लूं, जैसे कि MnCO10, Mn2CO10, क्या, Mn2CO10। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, Mn सिंगल बॉन्ड Mn CO 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 5 CO इधर, CO 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 CO, ठीक, 5 CO इधर 5 CO इधर, इक्वली हमारा क्या बन गया, Mn2CO10 मॉलिक्यूल बन गया। अब मैंने क्या किया, इसका क्लीवेज कराया। जब मैंने इसका क्लीवेज कराया तो हमारे पास देखो क्या स्पीशीज बनी, एक स्पीशीज ये निकली। क्या, अगर मैं इसको ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में इसके लिख दूं, MnCO5 मिली। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं तो देखो क्या आता है, Mn के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, D में 5 होते हैं, S में 2 होते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 7 + 1 हमारा कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 करता है, तो 5 कितने करेंगे, 10, यानी 10, यानी कितना, 10 + 7 कितना बन गया, 17 इलेक्ट्रॉन बन गया, 17 इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। यही चीज इधर भी होगा, क्योंकि यहां पे भी सेम हमारा क्या बन रहा है, फ्रेगमेंट बन रहा है। मेरा उद्देश्य क्या है, तुम्हें फ्रेगमेंटेशन समझाना, कि देखो हमारे पास ये मॉलिक्यूल था, इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं इसका फ्रेगमेंट कराता हूं, इसको मैं क्लीव कराता हूं, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं ना, जो पार्ट्स निकलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अभी इन फ्रेगमेंट्स का काफी यूज आने वाला है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यूज भी होता है, ठीक। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे तुम्हें नजर आ रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। तुम देख सकते हो मैंने इथेन को भी क्या किया, हमारा सिमेट्रिक क्लीवेज करवाया, ठीक। तो ये हमारे क्या होगा, एक टाइप के हो गए। अब अगर सेकेंड टाइप में आते हैं, अनइक्वली डिवाइडेड, मैं क्या करता हूं, वही एग्जांपल लेता हूं, क्या ले लूं, CH3। और अब की बार क्योंकि मुझे क्या करना है, अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक क्लीवेज कराना है, तो अब की बार मैंने CH3 को ओपन करके लिख दिया। अब की बार मैं क्लीवेज कैसे कराऊं, अब की बार मैंने क्या किया, इधर से क्लीवेज करा दिया और ये इधर से क्लीवेज करा दिया। मतलब क्या, हमने CH2 अलग निकाल लिया। मतलब क्या, हमारे पास एक CH3 आ गया, ठीक है, और फिर यहां से एक क्या आ गया, यहां से एक H अलग निकल गया, और हमारे पास क्या हो गया, एक CH2 हो गया। तो देख सकते हो तुम यहां पे क्या, अगर सबके इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करें तो सब अलग अलग आएंगे। कैसे, देखो इसके काउंट करो, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। तो क्या हो गया, ये अनइक्वल डिवीजन हो गया। क्या है ये, एसिमेट्रिक क्लीवेज है, ठीक है ये भी फ्रेगमेंट्स हैं, ये भी फ्रेगमेंट्स, लेकिन ये क्या है, सेम मॉलिक्यूल की दो सेम स्पीशीज बनी है, दो सेम फ्रेगमेंट्स बने हैं, बट ये हमारा मॉलिक्यूल वही था, इथेन मॉलिक्यूल, बट अब की बार देखो 3 अलग अलग फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे एसिमेट्रिक क्लीवेज हुआ है, ठीक है, ये बात समझ गए। अब अगर मैं ऐसे ही इसका लिखूं, दूसरे एग्जांपल का लिखूं, क्या है दूसरा एग्जांपल हमारे पास, Mn2CO10,
Mn2CO10। ठीक है, तो Mn2CO10 को मैंने कहां से क्लीव किया था? इस बॉन्ड से क्लीव किया था। अब की बार मैं क्या करूं, यहां से भी क्लीव कर दूं, इधर से भी क्लीव कर दूं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसके मैं क्या कर दूं, इसका मैं अलग थलग कर दूं क्लीवेज। एक हमारे पास क्या बन जाएगा, MnCO5, एक हमारे पास MnCO5 बन जाएगा, जैसे ये बना था भाई, ऐसे क्लीव किया और ऐसे क्लीव कर रहा हूं। एक हमारे पास क्या बन जाएगा, एक CO अलग से रह जाएगा और एक हमारे पास क्या रह जाएगा, MnCO4, एक MnCO4 रह जाएगा। अब तीनों के इलेक्ट्रॉन जब तुम काउंट करोगे तो अलग अलग आएंगे। इस केस में क्या आएगा, देखो Mn के पास कितने होते हैं, 7, 7 + 5 कितना होता है, 7 + 10, क्योंकि कार्बोनिल हमारा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होता है, तो कितना होता है 17, कितना होता है ये 17। ठीक है, और फिर उसके बाद कार्बोनिल का क्या है, यहां पे 2 आ जाएंगे और यहां पे कितने आ जाएंगे, यहां पे देखो MnCO4 है, Mn के कितने होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे। देखो इस बार क्या हुआ, देखो अभी तो यहां पे 17 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे दोनों में, यहां क्या 17, 2 और 15 अलग अलग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये चीज तुम्हें समझ में आई, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज के बेसिस में हमने क्या कर दिया, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में बांट दिया। हमारे पास 2 टाइप के फ्रेगमेंट्स आ गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास डिफरेंट केसेस इन्वॉल्व। अब डिफरेंट केसेस में क्या है, डिफरेंट केसेस कहने का मतलब ये है कि देखो हम हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स और हमको एक बात पता है, हमारे पास होती है पीरियोडिक टेबल जिसमें होते हैं मेन ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मेन ब्लॉक एलिमेंट्स अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल्स अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 कैरेक्टर्स, 3 केसेस में, 3 टाइप्स में हम लोग इसको डिवीजन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट केसेस इन्वॉल्व, तो यहां पे 3 टाइप्स लिख देता हूं, 1, 2 एंड 3। ठीक, क्या है, केस 1, केस 1, दूसरा क्या है, केस 2, तीसरा क्या है, केस 3। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। 3 केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला केस क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, मेन ग्रुप और मेन ग्रुप को ही सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सिर्फ मेन ग्रुप और मेन ग्रुप को कंपेयर करेंगे। हाँ बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे, 2 मेन ग्रुप के कॉम्प्लेक्स लेंगे या मॉलिक्यूल लेंगे और आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, जो हमारा केस 2 होगा उसमें क्या करेंगे, एक मेन ग्रुप से लेंगे, एक मेन ग्रुप का कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल लेंगे और एक क्या करेंगे, ट्रांजिशन मेटल का लेंगे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, एक ये भी ट्रांजिशन वाला लेंगे, ट्रांजिशन वाला, और दूसरा वाला भी ट्रांजिशन वाला लेंगे, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल, है ना। तो ये 3 केसेस हैं, इन केसेस में हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। देखो, मेन ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमको पता है क्या फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। ठीक, ये बात हमको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से पता है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 10 डी ऑर्बिटल, उनमें 8 के बाद 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाते हैं, इसलिए वो क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। लास्ट वीडियो देख लो जाके 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, मैंने समझाया था कि 18 इलेक्ट्रॉन का जन्म क्यों हुआ, क्यों हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस
जो पढ़ते हैं वो स्टेबल होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये वही चीज है। तो तुमको अब मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस की बात करें तो बच्चों यहां पे देखो क्या होने वाला है। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स में, एक मॉलिक्यूल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो सामने वाले में भी क्या 6 प्रेजेंट होंगे, तभी वो होगा क्या, आइसोलोबल। ठीक है, बात क्लियर? क्लियर नहीं क्लियर है तो भी एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर एक में 7 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक में 8 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर वो कह रहा है कि ये दोनों आइसोलोबल हैं तो। ठीक है, ये बात क्लियर। अब मेन ग्रुप में क्या है, अगर मेन ग्रुप की बात करें तो यहां पे हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन अगर इधर होने चाहिए, यहां कितने होंगे, यहां होने चाहिए 16 इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों, अब ये कैसा बेसिस है, ये ऐसा बेसिस है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कराने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑक्टेट रूल फॉलो कराने के लिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हुए ना ये दोनों सेम कंडीशन में, ये दोनों ही दो इलेक्ट्रॉन के मारे हैं ना। हाँ, समझे ये बात। अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने होने चाहिए, 17 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए। ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन के मारे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्सेस किसके किसके बीच है, मेन ग्रुप और ट्रांजिशन, अगर उसका कंपेयर करके हम लोग बताना चाहते हैं कि वो दोनों आइसोलोबल हैं कि नहीं, तो हमको ऐसे चलना पड़ेगा। मेटल के केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, मेन ग्रुप के केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो करवा रहे होंगे, मतलब 6, 7, 8, 9 ये गिन रहे होंगे। और इस केस में हम लोग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के केस में गिन रहे होंगे 16, 17, 18। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। बहुत सिंपल तरीका है, बताया मैंने कि क्यों यहां पे सिंगल डिजिट चल रही है और क्यों यहां पे डबल डिजिट चल रही है, क्यों ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं, क्यों ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, सिंपल है, अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी हमारे वो दोनों कॉम्प्लेक्सेस आपस में क्या होंगे, आइसोलोबल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, चलो एग्जाम्पल से समझा देते हैं, थोड़ा सा बच्चों को क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमें लेने पड़ेंगे मेन ग्रुप की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहला हमने लिया डायरेक्ट एक एटम ले लिया, किसका, कार्बन का एटम ले लिया, और इसके साथ क्या लगा था, एक हाइड्रोजन लगा था। ठीक, मतलब CH फ्रेगमेंट हमने ले लिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें दिखाना है कि ये आइसोलोबस है किसके, तो पहले हम क्या करें, पहले इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। क्या है, 4 और 1 5, हमारे पास 4 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब कार्बन का अगर हमें बोरोन के साथ एक आइसोलोबल पेयर बनाना है तो हमें पता है क्या, बोरोन ये है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे करके आता है, मतलब उसको हमें 2H देने पड़ेंगे। हाँ बच्चों, अगर हम BH2 बनाते हैं ना तो देखो क्या बनता है, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2 हाइड्रोजन। जब ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, तो अब क्या प्रूव हो गया, जो हमारा CH और BH2 था ना, वो आपस में क्या हो गए, वो हमारे आपस में आइसोलोबल पेयर हो गए। ठीक है, देखो ये लिखा है 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 7 8 8, वैसे ही 5 5। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा CH4 बना के। इसको भी अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये क्या बना लेगा, अपना BH5 मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा अपना, ये भी एक ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये भी अपना एक ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाला कंपाउंड बना लेगा। बात समझ में आई। इसलिए क्या, CH और BH2 आपस में क्या है, आइसोलोबल पेयर हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
अब अगर हमें क्या करना है, जैसे सपोज करो ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल में ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल में ले लेता हूं किसका, मैं दूसरा एग्जांपल फास्फोरस का ले लेता हूं। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो फास्फोरस का जो फ्रेगमेंट होगा, सिंगल फास्फोरस का फ्रेगमेंट होगा, वो किसके साथ आइसोलोबल हो सकता है, देखो हमको पता है इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये इससे भी आइसोलोबल हो सकता है, ये इससे भी आइसोलोबल हो सकता है। आइसोलोबल का जो वो होता है साइन, वो ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आया, ये चीज समझ में आ रही ना, ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक। अब मैं बात करता हूं मेन ग्रुप और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं, ठीक है। तो अब मैं यहां पे जब मैं एग्जांपल लिखता हूं तो देखो मेन ग्रुप के लिए मैं क्या कर लूं, कुछ अभी ले लेता हूं, जैसे कि CH फ्रेगमेंट मैंने ले लिया, ठीक है। CH फ्रेगमेंट कहां से आया है पता चला ना, ये देखो यहां से आ रहा है, ये सब ये जो है ना, ये CH फ्रेगमेंट आ रहा है। क्या करेंगे, अब की बार इसको ब्रेक करा देंगे तो CH फ्रेगमेंट मिल जाएगा ना। अब की बार इसको ब्रेक कराया था तो CH2 मिला था, एक H और फ्रेगमेंट करा देंगे तो CH हमें मिल जाएगा फ्रेगमेंट, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी फ्रेगमेंट मिल सकता है, हमें बस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक। CH है तो CH में हमारे पास कितने, देखो 4 + 1 कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमें इसको आइसोलोबल करना है किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 15 आने चाहिए, 15 आने चाहिए, ठीक है। तो 15 किस केस में आएंगे, अच्छा देखते हैं। हमारे पास अगर हम Mn के केस में कितने होते हैं, 7 होते हैं, Mn के केस में कितने होते हैं, 7 होते हैं। हमें इसमें इसको कितना 15 बनाना है, मतलब 5 6 7 8, मतलब अगर हम इसमें CO4 लगा दें, देखो हाँ ये देखो ये कॉम्प्लेक्स, अगर हम लोग क्या ले लें, फ्रेगमेंट ले लें MnCO4 का, कहां से आया होगा, ये भी यहां से आया होगा, देखो Mn2CO10 था, ये देखो Mn2CO10 था, तो हम क्या करते हैं MnCO4 ले आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक CO को और क्लिप करा लेते हैं, वो वाला MnCO4 ले आते हैं 15 इलेक्ट्रॉन वाला। तो 15 इलेक्ट्रॉन वाला जब हम लाए तो देखो यहाँ पे कितने, 4 दूनी 8 होगा, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 + 1 कितना, 15, 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई हमारी, क्या 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई, है ना। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या हैं आपस में, ये दोनों आइसोलोबल हैं, ये दोनों आइसोलोबल हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये और किसके आइसोलोबल हो सकता है, ये हो सकता है हमारे BH2 मॉलिक्यूल के आइसोलोबल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो इसमें हमारे बोरोन में कितने होते हैं, 3 होते हैं, +2 टुगेदर इट विल मेक 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये इसके भी आइसोलोबल है ना, समझ में आ गया। तो ये था हमारा केस 1 जिसमें मेन ग्रुप की बात कर रहे थे, और ये हमारा था केस 2 जिसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे, मेन ग्रुप और ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं केस 3 की, तो केस 3 के केस में क्या होगा, दोनों के दोनों ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक। तो यहां पे क्या ले, चलो लेते हैं, मैंने लिया यहां पे एक CP रिंग और क्या लिया, हमारा कोबाल्ट लिया, CpCO लिया, CpCO का फ्रेगमेंट लिया, ठीक है। चलो CP रिंग हमारी कितने देती है, हमें पता है हेप्टासिटीज की 5 होती है मैक्सिमम, अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो 5 इलेक्ट्रॉन लिख लो इसके, ठीक है। तो यहां पे इसके 5 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, 5 प्लस कोबाल्ट में कितने होते हैं, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, याद होनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो क्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक। फिर अगर हम D1 D2 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, हमको पता है D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 होते हैं, और हमें पता है s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। देखो बिल्कुल बेसिक से आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं, 9 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए कोबाल्ट के, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट 9 लिख देता तो कहते कैसे आ गया,
अब इसको जब तुम ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 9 + 5 करो कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब अगर हमें 14 इलेक्ट्रॉन को अगर हमें क्या करना है, किसी से आइसोलोबल बनाना है तो कैसे हो सकता है, देखो ट्रांजिशन मेटल का ही फ्रेगमेंट लो, NiCO टॉइस ले लो, NiCO टॉइस का फ्रेगमेंट लो, देखो आएगा कि नहीं। देखो निकल कहां आता है, निकल यहां आता है, ये क्या होता है 8 होता है, 8 D के हो गए, 2 S के हो गए, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन प्लस एक कार्बन कितने देता है, 2 देता है, तो 2 कार्बन कितने देंगे, 4 देंगे, तो कितना हो गया 14 हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन आया मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोलोबल हैं। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोलोबल हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये देखो ये हमारा क्या था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की आइसोलोबिलिटी थी। ठीक है, ये ऑर्गेनिक और क्या साथ में ऑर्गेनोमेटालिक्स या फिर बोल दो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स थे के फ्रेगमेंट्स थे। ये क्या है, दोनों के दोनों ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक डिफरेंट केसेस इन्वॉल्व, तुम्हें समझ में आ गया किस किस टाइप के केसेस आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है क्वेश्चंस। अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया आइसोलोबल एलोगी का, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं तीनों लाया हूं, 1 2 3 टाइप के क्वेश्चन लाया हूं, बारी बारी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऐसे आ सकता है, चेक वेदर आइसोलोबल और नॉट। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी टाइप का आ जाएगा, लैंग्वेज कुछ और आ सकती है, कुछ और फ्रेम करके आ सकता है। ठीक है, बट तुमको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब तुम्हें जब कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन कुछ भी लिख के आ जाएगा, तुम सॉल्व कर लोगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो सल्फर के केस में क्या कितने होते हैं हमको पता है, कहां पे आता है, फास्फोरस के बाद आता है, मतलब सल्फर में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमको ये बात पता है। ठीक, आयरन और आयरन कार्बोनिल का 4। ठीक, तो आयरन केस में कितने होते हैं, FeCO4। अगर हम इसकी बात करें तो आयरन में होते हैं 8 और यहां कितने हैं, 4 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल कितने देता है, 2, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। अरे यार 16 और 6 आपस में क्या है, ये तो आइसोलोबल हैं। क्या है, ये तो आइसोलोबल है, हमको पता है। तो यस, दीज आर आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स। यस, दीज आर आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स। ट्रू, दीज आर आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक, फिर क्या है, दूसरा वाला है। जब दूसरा वाला क्या कह रहा है, फॉस्फोरस और CH2+ में देखना है। ठीक, अब ये जो CH2+ वाली चीज है ना, देखो इसमें अब कंफ्यूज मत हो जाना, तुम्हें काउंटिंग आती है 1 2 3 4। ठीक है, प्लस माइनस में गुणगोबर ना कर देना। प्लस माइनस का मतलब ये नहीं कि तुम यहां प्लस लिखा है तो तुम एक ऐड कर दो। प्लस का मतलब है बच्चा उसने एक अच्छा काम किया है, एक इलेक्ट्रॉन दे के बाहर। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो टोटल काउंट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। यही मैंने पिछली वीडियो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में भी बताया था। ठीक है, कि प्लस माइनस में कंफ्यूजन मत करना, एग्जाम में यही कर देते हो फिर कहते हो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर थे, तरीका तुम्हारा गलत था, अप्रोच तुम्हारी गलत हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। क्या है, फॉस्फोरस, हमें पता है फॉस्फोरस के केस में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच्चे को पता है। ठीक, फिर उसके लिए क्या है, CH2+। जब हम CH2+ की बात करेंगे तो कार्बन में कितने होते हैं, 4 प्लस 2 H के हो गए -1। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 + 2 6 -1 कितना हो गया 5। कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे ये लोग भी आइसोलोबल हो गए, ये लोग भी क्या है, आपस में आइसोलोबल है। ये क्या है, आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स हैं या आइसोलोबल पेयर हैं। क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक, ये बात क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, चलो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तुम्हें फ्रेगमेंट्स दे दिए जाएंगे, फिर तुमसे पूछा जाएगा ये आइसोलोबल हैं कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास एक फ्रेगमेंट दिया गया है RHCO3 का। ठीक, RHCO3 का ये फ्रेगमेंट दिया, हमको पता है ये स्टेबल स्पीशीज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक फ्रेगमेंट है, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, ये एक स्टेबल स्पीशीज नहीं है। बट क्या है, ये फ्रेगमेंट है, और फ्रेगमेंट है तो हमारा धर्म है इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करना।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब हम लोग काउंट करने निकले तो हमको क्या पता है, हमको ये पता है ये किस में आता है, ये आता है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ठीक है, और ये कहां आता है, आयरन के बाद, ठीक, ये बात हमको पता है। इतना कम से कम तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए, डी ट्रांजिशन सीरीज जो है ना बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए तुम्हें। तो इसके आगे क्या आता है, Mn, यहां इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, Mn तक तो तुम्हें पता होना चाहिए 5, इसमें कितने होते हैं 6, इसमें कितने 7 डी के हो गए, 2 किसके हो गए, एस के हो गए, तो कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चे इसमें कितने होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, यहां से आ गए रोडियम से, प्लस हमारे पास कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 देता है, तो 3 कार्बोनिल कितने देंगे, 6 देंगे, 6 देंगे, तो यहां पे कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब यहां 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो हमें रास्ता साफ हो गया, हमें क्या दी गई हैं, सारी की सारी ऑर्गेनिक स्पीशीज दी गई हैं, मतलब हमें आइसोलोबलिटी का कौन सा केस देखना है, सेकंड वाला केस देखना है, सेकंड वाला केस देखना है, ये वाला केस जिसमें मेन ग्रुप और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का कंपैरिजन था, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी लैंग्वेज देखो, क्या कह रहा है, इसको हम लोग रिप्लेस किससे कर सकते हैं, मतलब वो डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि इसके आइसोलोबल कौन सा है, तो तुमको आइसोलोबल एनालॉजी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक के अंदर से निकल के आ सकता है। वो डायरेक्ट देखो कहीं मेंशन नहीं कर रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फ्रेगमेंट आर आइसोलोबल, ठीक है, वो ये नहीं कर रहा है, वो पहले क्वेश्चन में कर रहा था, इस क्वेश्चन में वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इससे किसको रिप्लेस कर दें, है ना। तो हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितने आ रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हमारा कॉमन सेंस थोड़ा सा तेज हो गया। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, उसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 5, तो हम ढूंढने निकले क्या CH, अब हमें CH मिला, अरे पहले ही ऑप्शन मिल गया CH, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे और चेक कर लेते हैं, BH में होता है क्या, नहीं BH में तो नहीं होता। अच्छा यहां पे मैं लिख भी देता हूं वरना कुछ बच्चे बुरा मान जाएंगे। 4 + 1 कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसमें मैंने टिक लगा दिया, ठीक। यहां पे कितने होंगे, बोरॉन में कितने होते हैं 3, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई मतलब नहीं है। यहां 15 है, 14 थोड़ी ना जो इससे हो जाएगा आइसोलोबल, ठीक है। यहां कितने हैं, यहां पे 4 है +2 है, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अरे ये भी आइसोलोबल नहीं है, 16 के साथ होता है आइसोलोबल। फॉस्फोरस की बात करें, अरे वाह, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 होते हैं, और वो 15 के साथ आइसोलोबल होगा, तो यस दिस इज द राइट आंसर। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा, ऑप्शन कुछ और था असली क्वेश्चन में, लेकिन मैंने ये रखा कि तुम्हारा क्या दिमाग जाएगा, तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ CH में जाएगा, इधर तक नहीं आएगा। पूरे सारे ऑप्शन देखा करो, आई नो MCQ टाइप का आता है तुम्हारे पेपर में कई बार, तो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही होते हैं, बट गेट और जैम जैसे एग्जाम जो होते हैं ना उसमें MSQ टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक। बात क्लियर हो गई, फंडा क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ेंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो तुमसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दे देगा। अब ये सारे कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं बच्चों, यस 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, नहीं देखा है तो देख लो जाके, ठीक। क्या कह रहा है, फाइंड कॉमन फ्रेगमेंट्स, इनमें से कॉमन फ्रेगमेंट्स निकालो, ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने वाली स्पीशीज है। नहीं भरोसा हो रहा है, निकालते हैं, देखो पिछली क्लास भी रिकॉल हो जाएगी। क्या, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में कितने होते हैं वैलेंस शेल में 8 प्लस Cp, क्योंकि यहां मेंशन नहीं है तो इसकी हाईएस्ट हेप्टासिटी ले लेंगे, तो क्या 5 इससे आएगा +5 इससे आएगा, जब 8 + 5 + 5 करेंगे तो क्या आ गया 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, शांति से आगे बढ़ गए, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर क्या था यहां पे Mn का कितना होता है 7, हमें पता है। फिर कार्बोनिल कितने 1 2 3 4, तो 4 2 जा कितना होता है 8 हो गया, तो यहां कितने हो गए 7 14 15, अरे ये तो 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज निकल गई। सर गलत बोल रहे थे, हो सकता है शायद सर गलत बोल रहे हो, बिल्कुल सर गलत बोल रहे थे, क्योंकि हमने पीछे देखा था Mn2CO10 हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, यस। बट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, फाइंड कॉमन फ्रेगमेंट, तो हो सकता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी तुमको ना दे,
ठीक है, एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स तुम्हें दे दिया, एक 15 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इससे भी क्या कर सकते हो, कॉमन फ्रेगमेंट निकाल सकते हो। समझे, मेरी बात समझ रहे हो। अब यहां की बात करो तो टाइटेनियम में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, जब टाइटेनियम में 4 होते हैं तो प्लस 4 इसमें हो गया, प्लस कितने कार्बोनिल है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। इसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितने आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, अनस्टेबल है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसके कॉमन फ्रेगमेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कॉमन फ्रेगमेंट जब हम फाइंड करने निकले तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा आयरन केस में 8 होते हैं। चलो ऐसे थोड़ा सा जैसे तुम लोग क्या करते हो, गैस लगाते हो ना ऑप्शंस में, गैस लगाना स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्या किया, Fe और Cp ले लिया, मतलब ऐसे करके इसको क्लीव करा लिया, Fe और Cp ले लिया। जब हमने Fe और Cp ले लिया ना, तो Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता है 8, और Cp के पास कितने होते हैं 5। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास टोटल कितना आया, 8 5 कितना होता है, 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, देखते हैं कि क्या हमें ये वाला फ्रेगमेंट जो है 13 इलेक्ट्रॉन का फ्रेगमेंट इससे मिल पाता है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा, यहां बढ़े, हमारा क्या है, मैंगनीज है। मैंगनीज कितने देता है, हमें 7 देता है, हमें पता है, हमने लिख रखा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, 13 तक पहुंचना है। मतलब क्या है, मतलब ये है, इसको हम यहां से क्लीव करा लें तो 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, देखो 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से। तो अब की बार हमें क्या मिलेगा, 7 + 2 + 2 + 2, करो ऐड, देखो 7 + 2 + 2 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। क्या आ गया, 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारा FeCp जो फ्रेगमेंट है और हमारा जो MnCO3 जो फ्रेगमेंट है ना, अभी मैं वहां लिख दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। वो क्या है, आपस में आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स हैं। देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, बिल्कुल अलग होने वाला है, इसमें अलग ही मजा आने वाली तुम्हें। क्या लिखा है, TiCO का होल 4 लिखा है। अरे यहां पे पहले ही 12 आ गया, जब यहां पहले ही 12 आ गया तो ये क्या है, इसका तो कोई भी हम कॉमन फ्रेगमेंट नहीं निकाल सकते, हम इसका कोई भी कॉमन फ्रेगमेंट नहीं निकाल सकते। हमें नजर आ रहा है यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन का फ्रेगमेंट है, ये 13 इलेक्ट्रॉन का फ्रेगमेंट है, मतलब क्या, 8 5 13। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन का कोई फ्रेगमेंट बन जाए, हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां Cp रिंग लगी हुई है। ठीक है, अगर कोई हैलाइड वगैरह लगा होता तो उसको भी साथ में क्लीव कर लाते फ्रेगमेंट में, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। क्या हम यहां पे ऐसा कर सकते हैं, यहां पे भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे कार्बोनिल हमारा एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमें कौन देगा, और तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहां पे। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये बिल्कुल अपना अलग पड़ा रहेगा। तो इन दोनों ऑप्शंस में जो हमारे पास कॉमन फ्रेगमेंट्स आए वो क्या है, देखो वो हमारे पास कॉमन फ्रेगमेंट्स क्या है, FeCp, मतलब FeCp, और क्या दूसरा को हमारा क्या आ गया, MnCO थ्राइस, MnCO थ्राइस। ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में आइसोलोबल पेयर्स हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, ठीक है चलो। अब अगर हमें सपोज करो, ये तो एग्जांपल चलो अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम एक भी आइसोलोबल पेयर नहीं निकाल पाए। अगर लेकिन यहां पे हम क्या करें, यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो अगर ये कंपाउंड ऐसे ना दे के ऐसे दिया गया होता, क्या, Ti को कार्बोनिल 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 कार्बोनिल, ठीक है। अभी क्या इसको ऐड करने में कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले, मतलब ऊपर -1 चढ़ जाए, हाँ, तो इसमें कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4 + 8 + 1 कितने हो जाएंगे, 8 4 12 + 1 13 इलेक्ट्रॉन। और अब की बार क्या होगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, इसके आइसोलोबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, मजा आई ना। लास्ट एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ आज आइसोलोबल एनालॉजी का एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को मजा आई होगी। छोटे से टाइम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी चीजें सीखने की कोशिश किया करो। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो कभी कभी बच्चा ध्यान नहीं देता है, लेकिन एग्जाम्स में क्या होता है, इन टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार आते हैं।
एक दो क्वेश्चंस आते हैं और आपको फ्री में मार्क्स दिला जाते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए, ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।